मैं मुकेश कुमार 12th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के मेरे इस लेक्चर का टॉपिक है डेनियल सेल। तो बच्चों, डेनियल सेल को मैं विस्तार से आपको समझाने जा रहा हूं और इसका प्यारा सा नोट्स आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। इसलिए आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए डेनियल सेल को समझने के लिए और इसका नोट्स अपनी कॉपी में राइट डाउन करने के लिए। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं डेनियल सेल को। बच्चों, डेनियल सेल एक गैल्वेनी सेल का बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। कहने का मतलब है कि ये सेल भी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और बच्चों, जब इस सेल के अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि इस सेल में जिंक धातु की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो दिया जाता है और दूसरी तरफ कॉपर धातु की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिया जाता है। तो दो अलग अलग विलयन होते हैं। एक जिंक सल्फेट का विलयन होता है जिसमें जिंक धातु की छड़ डूबी रहती है और दूसरी तरफ कॉपर सल्फेट का विलयन होता है जिसमें कॉपर धातु की छड़ डूबी रहती है। और दोनों विलयनों को एक ब्रिज, एक पुल, जिसको लबड़ पुल या साल्ट ब्रिज कहा जाता है, उस साल्ट ब्रिज के द्वारा दोनों विलयनों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। और इसके बाद दोनों इलेक्ट्रोडों को एक चालक धातु के तार से जब हम जोड़ते हैं तो करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगते हैं। और इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से यानी कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाहित होने से विद्युत धारा बहने लगती है। तो आइए बच्चों, इसको बोर्ड पे समझिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि गैल्वेनी सेल में दो विलयन होते हैं। एक यानी कि दो विलयन होने का मतलब इसमें दो बर्तन होते हैं। एक बर्तन में बच्चों, हाँ, पहले बर्तन में बच्चों जिंक सल्फेट भरा होता है। क्या भरा होता है? जिंक सल्फेट, ZnSO4 भरा होता है। और पास में ही एक दूसरा बर्तन होता है इस तरह से, और इस दूसरे बर्तन में कॉपर सल्फेट भरा होता है। दूसरे बर्तन में भरा हुआ है CuSO4। और बच्चों, जिंक सल्फेट के विलयन में जो छड़ डूबी होती है वो जिंक धातु की छड़ होती है, यानी कि ये Zn की रॉड है, जिंक धातु की छड़ है। और इस दूसरे विलयन में जो छड़ होती है वो कॉपर धातु की छड़ होती है, यानी कि कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर धातु की छड़ डूबी होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें दो अलग अलग विलयन होते हैं विद्युत अपघट्यों के, जिनमें धातुओं की छड़ें डूबी होती हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं और दोनों सेपरेट होते हैं अलग अलग लवणों के विलयनों में, यानी कि विद्युत अपघट्यों के विलयनों में डूबे रहते हैं। और बच्चों, मैंने क्या बताया है कि इन दोनों विलयनों को एक पुल, और वो पुल बच्चों यू आकार जैसा होता है। देखो, यू ऐसा बनता है बच्चों, ऐसा। अगर इसको हम पलट दें तो कैसा आ जाएगा? ऐसा। तो इस तरह की एक नली होती है बच्चों, जिस नली से पुल बनाया जाता है। और उस पुल से इन दोनों विलयनों को या कह दो कि इन दोनों बर्तनों में रखे हुए लवणों के विलयनों को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो बच्चों, ये यू आकार जैसी नली होती है और इस यू आकार की नली से लवण का ब्रिज बनता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं साल्ट ब्रिज। और ये बच्चों, इस नली में होता क्या है? बच्चों, इस नली में आपको बता दूं, इस नली में पोटेशियम क्लोराइड या NH4Cl या आप ले लो इसमें KNO3, इनमें से किसी का पेस्ट जो जिलेटिन में बनाया जाता है। किस में बनाया जाता है? जिलेटिन एक पदार्थ होता है, जैविक पदार्थ है। जिलेटिन में किसी का भी, KCl है तो KCl का जिलेटिन में लेई बनाएंगे। अगर हमने NH4Cl लिया है तो NH4Cl की जिलेटिन में लेई बनाएंगे। अगर हमने KNO3 लिया है तो KNO3 की जिलेटिन में लेई बनाएंगे। और लेई बना करके इस यू आकार की नली में भर दी जाती है।
ऐसा करने से क्या होता है, लेग जैसा इसको आकार देने से या स्वरूप देने से क्या होता है कि ये KCl या NH4Cl या KNO3 ये अक्रिय विद्युत अपघट्ट का कार्य करने लगता है। अक्रिय विद्युत अपघट्ट का कार्य करने का मतलब है कि ये इस पात्र और इस पात्र में जो भी रिएक्शंस होते हैं उनको ये प्रभावित नहीं करता है। और बच्चों ये जो यू आकार की नली होती है, यहाँ पर रुई का प्लग लगा दिया जाता है, रुई प्लग से इसको बंद कर दिया जाता है। तो बच्चों ये हो गया पुल, लवण का पुल, साल्ट ब्रिज, जिसने क्या किया है कि इन दोनों बर्तनों को या इन दोनों लवणों के विलयनों को आपस में जोड़ दिया है, दोनों विलयनों को आपस में जोड़ दिया है। कौन कौन से दो विलयन बच्चों यहाँ हैं, एक तो जिंक सल्फेट का विलयन है, दूसरा कॉपर सल्फेट का विलयन है। जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक धात्विक क्षण है, कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर धात्विक क्षण। दोनों विलयनों को किससे जोड़ा गया, लवण ब्रिज से। अब बच्चों इसके बाद क्या करना होता है कि ये दोनों जो छड़ें हैं आप समझ रहे होंगे, ये दोनों इलेक्ट्रोड का काम कर रही हैं। इन दोनों को एक चालक धातु के तार से आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते, कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ बच्चों एक धारा मापी यंत्र लगा देते हैं जिसको गैल्वेनोमीटर कहते हैं। जी मीन्स गैल्वेनोमीटर। बच्चों ये क्या करता है, ये धारा को मापता है कितनी धारा यहाँ पे फ्लो हो रही है, बह रही है। तो बच्चों जब हम इन दोनों इलेक्ट्रोडों को धातु के तार के द्वारा जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होने लगता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगते हैं। और इलेक्ट्रॉन बच्चों जाते कहां से कहां की तरफ हैं, ये समझो बच्चों। यहाँ एक तो जिंक धात्विक छड़ है और दूसरी छड़ किसकी है बच्चों, कॉपर धात्विक छड़ है। तो बच्चों मैंने पिछले लेक्चर वीडियो में आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि धातुओं की रासायनिक क्रियाशीलता विद्युत रासायनिक श्रेणी में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। तो आपको पता होना चाहिए, जिसका मैंने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बहुत ही अच्छी आपको लर्न करने की ट्रिक बताई थी। आपको ध्यान है, लिख बाशर का नामा गल मंजन करफे करके एक ट्रिक बताई थी। जो बच्चे नहीं उस लेक्चर वीडियो को देखे हैं तो प्ले लिस्ट में लेक्चर वीडियो में अवेलेबल करा दूंगा, जिसे आप देख लें, जिससे कि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको ये टॉपिक और अच्छे ढंग से समझ में आए। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि Zn का स्थान ऊपर होता है, कॉपर का स्थान नीचे होता है। तो Zn की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक होती है। तो इसमें क्या होता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो होता है वो जिंक धातु से कॉपर धातु की छड़ की ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं। कहां से कहां की ओर जाते हैं, जिंक धातु की छड़ से कॉपर धातु की छड़ की तरफ जाते हैं। कौन, इलेक्ट्रॉन। कुल मिलाकर के यहाँ पर अब बच्चों एक बात और समझो, जब हम जिंक धातु की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं या कॉपर धातु की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो जरा कॉन्सेप्ट ध्यान करो। तो ये क्या बन जाता है, ये अर्ध सेल बन जाता है। क्या बन जाता है, अर्ध सेल। और जब हम इधर यहाँ कॉपर धातु की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोए हैं तो एक अर्ध सेल ये बन जाता है। तो दो अलग अलग अर्ध सेल हैं। पहला अर्ध सेल आप क्या कह सकते हैं, ZnSO4। और दूसरा अर्ध सेल ये क्या है बच्चों, CuSO4। ये अर्ध सेल को डिनोट करने का तरीका है। यहाँ मैंने खड़ी लाइन खींची है, ये बता रहा है कि ये धातु है, ये सॉलिड है, और ये क्या है, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, ये दोनों प्रवस्थाओं को अलग अलग कर रही है ये खड़ी हुई लाइन। यहाँ पे Zn क्या है, मेटल है, ZnSO4 सॉल्यूशन है। तो दो अर्ध सेल हैं, एक जिंक सल्फेट वाला अर्ध सेल है, दूसरा कॉपर सल्फेट वाला अर्ध सेल है। इसी अर्ध सेल को इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। आप इसको जिंक इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं, Zn इलेक्ट्रोड, इसको आप बोल सकते हैं जिंक इलेक्ट्रोड, और इसको क्या बोल सकते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो डेनियल सेल है इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड, या आप कह लो Zn अर्ध सेल, दूसरी का Cu अर्ध सेल, या सीधे आपको जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड, जिनको आपने किससे जोड़ा है, लवण ब्रिज से जोड़ा है। लवण ब्रिज क्या है? लवण ब्रिज यू आकार की एक नली है जिसमें KCl या NH4Cl या KNO3 का पेस्ट भरा होता है जो जिलेटिन में बना होता है। किससे बना दिया जाता है? जिलेटिन में। और इस यू आकार की नली के दोनों सिरों को रुई प्लग से क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया है। अब बच्चों क्या क्या होता है यहाँ पर, अब इसको समझिए। जो मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनों का फ्लो जिंक धातु की छड़ से कॉपर धातु की छड़ की तरफ, यानी कि जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ होता है, इससे हो क्या रहा है यहाँ पर बच्चों? Zn से, यानी कि Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में, और ये कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब है कि यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन। कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है? ध्यान करो बच्चों, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है? ध्यान करो, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है? जिंक इलेक्ट्रोड पर। अब यहाँ देखो बच्चों, इसको ध्यान करो, यहाँ क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन इधर से निकल करके इधर जा रहे हैं। तो यहाँ बच्चों क्या हो रहा है, इस बात को समझो। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है कौन सा इलेक्ट्रोड? कॉपर इलेक्ट्रोड। यानी कि यहाँ जो रिएक्शन हो रही है वो ये रिएक्शन हो रही है, Cu2+ आयन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करके कॉपर में अपचित हो रहे हैं। किसमें अपचित हो रहे हैं? कॉपर में। यानी कि यहाँ हो रहा है रिडक्शन। बच्चों सारी बातें क्रम से आप समझते चलिए, सारी बातें आपको क्रम से समझनी है। अब हमारा आप मेरा दोनों हाथ ध्यान से देखो, ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मेरा राइट हैंड है, यानी कि ये है लेफ्ट साइड। और बच्चों ये क्या है? ये है राइट साइड। सारी बातें बच्चों क्रम से समझते चलिए, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर समझ में आ जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में आएगा, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है। सारे डाउट्स आपके इस लेक्चर वीडियो को देखते देखते एकदम रिमूव हो जाएंगे। जो भी डाउट है डेनियल सेल के बारे में, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन जिस इलेक्ट्रोड पर होता है बच्चों, उसको एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या कहा जाता है? एनोड। एनोड को कैसे? अच्छा ठीक है बच्चों, इंग्लिश में देखो, ANODE, एनोड। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसको हम एनोड कहते हैं। अब यहां देखो, जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैथोड। बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए ध्यान से देखो। लेफ्ट हैंड साइड में डेनियल सेल में लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये क्या है? ये इलेक्ट्रोड क्या है? एनोड। क्यों एनोड है? क्योंकि एनोड पर ही ऑक्सीडेशन होता है। राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, इसलिए इस इलेक्ट्रोड को हम क्या कहेंगे? कैथोड। क्योंकि रिडक्शन हमेशा कहाँ होता है? कैथोड पर होता है। अब आप और आगे समझिए। अब आप ये देखिए कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं और यहां आ रहे हैं। कहां आ रहे हैं? कैथोड पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और कहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? एनोड से। एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसका मतलब एनोड पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तभी तो यहां से निकल रहे हैं। और यहां जा रहे हैं, मतलब यहां इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तभी इलेक्ट्रॉन यहां जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? राइट हैंड साइड पर। ध्यान देना, कहां जा रहे हैं? राइट हैंड साइड पर। कहां से निकल रहे हैं? कहां से निकल रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड से। इसका मतलब ये हुआ कि एनोड कैसा है? निगेटिव है। कंफ्यूज्ड बिल्कुल नहीं होना। एनोड सारी चीजें क्रम से मैं बता रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड ये है, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए ये एनोड है।
और यहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इसलिए ये नेगेटिव। राइट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड पे रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इट मींस ये कैथोड है और यहां इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसका मतलब यहां इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव। यानी कि अभी तक आप जो सेल पढ़ रहे थे विद्युत अपघटनी सेल, मैंने आपको बताया था कि विद्युत रासायनिक शेल दो तरह के होते हैं, विद्युत अपघटनी शेल और गैल्वेनी शेल। विद्युत अपघटनी शेल में एनोड प्लस कैथोड माइनस, और वही मैंने क्लियर करा दिया था। अगर पिछला लेक्चर वीडियो आप ध्यान से देखो तो सारी डाउट्स मैंने वही क्लियर कर दी थी कि नहीं भाई इसका विद्युत अपघटनी शेल का एनोड धनात्मक होता है और जबकि गैल्वेनी शेल का एनोड ऋणात्मक होता है। विद्युत अपघटनी शेल का कैथोड ऋणात्मक होता है जबकि गैल्वेनी शेल का कैथोड धनात्मक होता है। तो अब ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई। अब आपके सामने प्रॉब्लम है कि इस चीज को आप याद कैसे रख सकते हैं, कैसे आप एक ऐसा आपको टेक्निक पता चले जिससे आप ये भूले ना कि गैल्वेनी शेल में किस तरफ एनोड है, किस तरफ कैथोड है, किस तरफ ऑक्सीडेशन है, किस तरफ रिडक्शन है, कौन निगेटिव है, कौन पॉजिटिव है। ये पॉइंट्स आपको कैसे कंठस्थ हो जाएं जिससे कि आप ना भूलें। तो मैं दो छोटे से वर्ड आपको बता रहा हूं, उनको ध्यान में रखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। उन दोनों में से कोई एक आपको याद रहना चाहिए। दोनों याद हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए बच्चों, अब मैं यहां पर आपको दोनों को क्लियर करके बता रहा हूं। ये साइड देखो पहले, लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड के लिए बच्चों एक वर्ड याद रखो, LOAN, लोन। क्या पढ़ेंगे इसको, लोन। आप अगर लोन ही ध्यान में रखते हैं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरी साइड अपने आप एक्सप्लेन कर लेंगे। लोन, लोन में L फॉर ध्यान दो बच्चों लेफ्ट, L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, O फॉर ऑक्सीडेशन, और A फॉर एनोड, N फॉर नेगेटिव। है ना बच्चों, बड़ी कायदे की चीज। अगर आपने ये लोन याद रखा तो पूरी तरह से आप दोनों पक्षों को डिस्क्राइब कर लेंगे। लोन, फिर एक बार देखो, लोन L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड, N फॉर नेगेटिव। देखिए बच्चों, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड, नेगेटिव, यानी कि डेनियल सेल की लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीडेशन होता है और लेफ्ट हैंड साइड के इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं और ये नेगेटिव होता है। अब बच्चों आप राइट हैंड साइड को देखो, राइट हैंड साइड वाली ट्रिक को देखो, इसको जरा मैं साफ किए दे रहा हूं फिर इसके बाद समझिए। आप राइट हैंड साइड को देखें, राइट हैंड साइड को बच्चों आप बिल्कुल परेशान ना हो, अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसके बाद इसका नोट्स बोर्ड पर प्रोवाइड करा दूंगा जिससे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अब बच्चों राइट हैंड साइड को देखो, राइट हैंड साइड RCP, क्या याद रखेंगे आप, RRCP, ये वर्ड याद रखेंगे, RRCP, RRCP। R फॉर राइट, R फॉर राइट, R फॉर रिडक्शन, R फॉर रिडक्शन, C फॉर कैथोड, P फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव। है ना बच्चों, बड़ी मजेदार चीज। आप इन दोनों में से RRCP या लोन, दोनों में से आपको अगर कोई वर्ड लर्न है, ध्यान है, तो आप बड़ी आसानी से बता पाएंगे किस तरफ क्या है। तो अब मैं समझता हूं इसमें बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। जरा थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बाद मैं कुछ दूसरे फैक्ट्स आपको क्लियर कराने जा रहा हूं, जरा इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक बच्चों, अब इसका कुछ हिस्सा मैं साफ करता हूं। तो डेनियल सेल को बच्चों बड़े ध्यान से आपको समझना है ताकि आपको इसका क्वेश्चन सॉल्व करते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बच्चों आगे थोड़ा बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो रहा है जिंक इलेक्ट्रोड से
कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ, यानी कि एनोड से कैथोड की तरफ। तो आपको फिजिक्स में ये बात बताई गई होगी कि विद्युत धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉनों की गति की विपरीत दिशा होती है। इसका मतलब है कि इसमें जो धारा बह रही है वो किसकी तरफ आएगी, यानी कि आएगी कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ, यानी कि कहां की तरफ आएगी, कैथोड से एनोड की तरफ। कौन? धारा आई जो है, या ऐसे लिख लो, धारा आई कहां से कहां की तरफ आ रही है, करंट आई कहां से कहां की तरफ आएगा, कैथोड से एनोड की ओर आएगा करंट, यानी कि विद्युत धारा बहेगी कैथोड से एनोड की तरफ। तो धारा भी क्लियर हो गई आपकी। अब बच्चों आगे इसमें हमें जरूरत पड़ती है सेल आरेख की। किसकी जरूरत पड़ती है? सेल आरेख की, चूंकि बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड आती हैं। तो सेल डायग्राम आपको पता होना चाहिए, सेल डायग्राम इसका क्या होता है ये आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। बच्चों सेल डायग्राम, जैसा कि बच्चों मैंने आपको लोन और आरआरसीपी से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी। तो हमेशा जो एनोड होता है वो बाईं तरफ लिखा जाता है, और जो कैथोड होता है वो सेल डायग्राम में दाईं तरफ लिखा जाता है। और दो प्रावस्थाओं को सेपरेट करने के लिए बीच में एक खड़ी लाइन बनाते हैं, और लबड़ ब्रिज को डिनोट करने के लिए दो समांतर खड़ी लाइनें बनाते हैं। देखिए बच्चों यहाँ इस तरफ आप ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है, यहाँ देखो रिएक्शन को, आप रिएक्शन को Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में, यानी कि Zn और एक खड़ी लाइन क्या बनाएंगे, Zn2+। Zn2+ किसमें है? जली विलयन में, तो Aq बना देंगे। क्या बना देंगे? Aq, एक्वस सॉल्यूशन, जली विलयन। तो ये खड़ी लाइन इन दो प्रावस्थाओं को सेपरेट कर रही है। पहली प्रावस्था है बच्चों सॉलिड, और दूसरी क्या है? एक्वस जली विलयन वाली प्रावस्था है। तो इन दोनों को किससे सेपरेट किया गया? एक खड़ी लाइन से। इसके बाद बच्चों आप देखो बीच में आ गया लबड़ ब्रिज। तो लबड़ ब्रिज के लिए दो समांतर खड़ी लाइनें बनाते हैं, ऐसे दो समांतर खड़ी लाइनें, यानी कि दो समांतर खड़ी लाइनें हम डिनोट कर रही हैं लबड़ ब्रिज को। इसके बाद हमें कैथोड को डिनोट करना है। तो कैथोड में क्या हो रहा है? Cu2+ Cu में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि यहां होता है रिडक्शन। तो हम क्या लिखेंगे? Cu2+ Aq, और फिर प्रावस्था दूसरी आ रही है, सॉलिड आ रही है, तो एक्वस है। फिर हम क्या बनाएंगे? Cu। तो ये सेल डायग्राम है। इसको लिखने का तरीका यही है कि सेल डायग्राम में कैथोड को दाईं तरफ, एनोड को बाईं तरफ लिखा जाता है, और दो प्रावस्थाओं को सेपरेट करने के लिए खड़ी लाइन, और लबड़ ब्रिज के लिए दो समांतर खड़ी लाइनें बनाई जाती हैं। ठीक, अब बच्चों थोड़ी लबड़ ब्रिज की डिस्कस कर लेते हैं। लबड़ ब्रिज क्या है बच्चों? लबड़ ब्रिज में क्या किया गया है? लबड़ ब्रिज में विद्युत अपघट्ट का पेस्ट लिया गया है। विद्युत अपघट्ट का पेस्ट लेने से विद्युत अपघट्ट जो है वो अक्रिय विद्युत अपघट्ट का कार्य करने लगता है। और बच्चों ये क्या काम करता है? ये लबड़ ब्रिज परिपथ को कंप्लीट करता है। एक अर्धशैलीय, दूसरा अर्धशैलीय। लबड़ ब्रिज ने क्या किया? इन दोनों को कनेक्ट किया, यानी कि विद्युत परिपथ को कंप्लीट किया। दूसरी बात, ये विद्युत परिपथ को कंप्लीट कर रहा है और क्या कर रहा है? विद्युत धारा का प्रवाह कर रहा है। अगर विद्युत परिपथ कंप्लीट नहीं होता तो ये यहाँ पे करंट का फ्लो नहीं होता है। दूसरा, ये विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को एक्सेस में नहीं होने देता है, जिससे कि विद्युत उदासीनता बनी रहती है। विद्युत उदासीनता बनी रहती, ना तो पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में हो पाता है, ना नेगेटिव चार्ज एक्सेस में हो पाता है। तो ये दो महत्वपूर्ण कार्य इसके हैं कि ये परिपथ को कंप्लीट करता है और विद्युत धारा का प्रवाह करता है। दूसरी बात ये विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। तो ये लबड़ ब्रिज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो इस तरह से बच्चों ये डेनियल सेल है, और इससे रिलेटेड बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगी, जिनमें सेल को इस सेल डायग्राम के फॉर्म में लिखा होगा, जिससे आपको पता करना होगा कि हमारा एनोड कहाँ है, कैथोड कहाँ है। तो एनोड कहाँ होता है? बाईं तरफ। कैथोड कहाँ होता है? दाईं तरफ। क्या क्या याद रखना है? लोन RRCP, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव,
राइट रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव। ठीक बच्चों, अब मैं इसका नोट्स बोर्ड पे प्रोवाइड कराने जा रहा हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब बच्चों इस नोट्स को मैं एक बार रीड किए दे रहा हूं, इसके बाद आप नोट कर लीजिए। डेनियल सेल, डेनियल सेल गैल्वेनिक सेल का एक प्रमुख उदाहरण है। यह सेल बनाने के लिए जिंक धातु पिछड़ जिंक सल्फेट के विलयन में और कॉपर धातु पिछड़ कॉपर सल्फेट के विलयन में रखकर दोनों विलयनों को लवण ब्रिज KCl या NH4Cl के जिलेटिन में बने पेस्ट से भरी यूनली के द्वारा जोड़ देते हैं। इस सेल का एक अर्ध सेल ZnZnSO4 जिंक इलेक्ट्रोड और दूसरा अर्ध सेल CuCuSO4 इलेक्ट्रोड कॉपर इलेक्ट्रोड है। दोनों अर्ध सेलों को एक लवण ब्रिज द्वारा जोड़ने पर पूर्ण सेल बनता है। किसी धातु के तार द्वारा दोनों इलेक्ट्रोडों को परस्पर जोड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिंक इलेक्ट्रोड से बाह्य परपथ के सारे कॉपर इलेक्ट्रोड पर होता है। ये पूरा डायग्राम है और ये लर्निंग ट्रिक है लोन RRCP। स्क्रीनशॉट लें बच्चों और नोट करें। अब बच्चों ये थोड़ा नोट्स और बचा है, इसकी रीडिंग मैं किए दे रहा हूं, इसके बाद आप नोट कर लीजिएगा। किसी डेनियल सेल बच्चों गैल्वेनिक सेल का एक एग्जांपल है, तो मैंने जो बातें डेनियल सेल पे लागू होंगी वही गैल्वेनिक सेल पर भी लागू होंगी, इसलिए मैंने ब्रैकेट में गैल्वेनिक सेल राइट डाउन कर दिया है। किसी डेनियल सेल के सेल आरेख में एनोड को बाईं ओर और कैथोड को दाईं ओर रखते हैं। खड़ी रेखा दो प्रावस्थाओं ठोस व विलयन की सीमा को तथा दो समांतर खड़ी रेखाएं दो विलयनों को जोड़ने वाले लवण ब्रिज को प्रदर्शित करती हैं। बच्चों जो मैंने यहाँ पर डेनियल सेल बनाया है उसका सेल डायग्राम ये इस तरह का आएगा बच्चों लेफ्ट हैंड में एनोड और राइट हैंड पर कैथोड आता है। नोट, लवण ब्रिज के बारे में जो इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो मैंने राइट डाउन किए हैं। नंबर फर्स्ट, विद्युत परपथ को पूर्ण करके विद्युत धारा का प्रवाह करना। नंबर सेकंड, विद्युत उदासीनता बनाए रखना। अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कर लें। अब बच्चों आज के इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बच्चों लेक्चर वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।